हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है। अपनी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और अपनी बुक्स को रिकंसाइल करने के लिए जीएसटीआर 9C का यूज किया जाता है, और इसी को प्यार से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या रिकंसिलिएशन रिटर्न भी बोला जाता है। इस रिटर्न को बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करनी है। अगर कोई टैक्स बनता है, कोई अनरिकंसाइल अमाउंट आता है, उस पर टैक्स बनता है, उसकी पेमेंट आप कैसे करेंगे और कैसे आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधे स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा आपको जीएसटीआर 9C के। देखिए, जीएसटीआर 9C से पहले आपको समझना पड़ेगा जीएसटीआर 9। अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है, जीएसटी आईटीआर टीडीएस के प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोल किया हुआ है, तो वहां पर मैंने जीएसटीआर 9 की वीडियो भी अपडेट कर दी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, और 9C जो आज हम पढ़ेंगे वो भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड होने वाली है। सो आप जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे आपको जीएसटीआर 9 करेक्टली फाइल करनी है। उसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं जीएसटीआर 9C की तरफ, जिसके अंदर हम जीएसटीआर 9 जो हमने फाइल की और हमारी बुक्स के बीच में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है, कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई अनरिकंसाइल अमाउंट आता है, तो उसकी पेमेंट हमको करनी होती है जीएसटीआर 9C फाइल करते टाइम में। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आता है, सर किसके लिए मैंडेटरी है जीएसटीआर 9C फाइल करना? तो 9C के साथ में जीएसटीआर 9 भी मैं आपको बता देता हूं। जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होती है, अगर एक टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस है तो उसके लिए ऑप्शनल है जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही रिटर्न्स। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में फॉल करती है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 तो मैंडेटरी है, बट जीएसटीआर 9C ऑप्शनल होती है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो जीएसटीआर 9 एंड 9C दोनों ही रिटर्न आपके लिए मैंडेटरी है। सो अगर आज के सेशन जो हमारा 9C का है उसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटीआर 9C फाइल करना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए जीएसटीआर 9C फाइल करते टाइम पे, डॉक्यूमेंटेशन या फिर डेटा रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9C। अभी आपको पूरा फॉर्म दिखाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में होगी। सेशन मेरा बहुत डिटेल में होने वाला है, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, सो बी विद मी। चलिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? सबसे पहले आपको एनुअल रिटर्न चाहिए जीएसटीआर 9 जो आपने फाइल किया। 9C से पहले आपको जीएसटीआर 9 अपनी फाइल करनी होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। उसके बाद में आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ऑडिटेड वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो आपके फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो फाइनल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं। बैलेंस शीट और P&L की रिक्वायरमेंट आपको होती है। उसके बाद आपको रेट वाइज टर्नओवर यहां पर चाहिए होता है। रेट वाइज बाइफर्केशन आपको करना होगा टर्नओवर का। आपका 18% कितना है, 12% कितना है, 28% कितना है, कितना उसका टर्नओवर है, उसका बाइफर्केशन भी हमको चाहिए होता है। उसके बाद परचेज रजिस्टर चाहिए होता है। फॉर आईटीसी के लिए हमको परचेज रजिस्टर भी चेक करना होता है। एक्सपेंस वाइज आईटीसी वैसे ऑप्शनल होता है, इसको मैं दिखा दूंगा अभी पोर्टल पे, ऑप्शनल वाला पॉइंट होता है। लेकिन ये एक्सपेंस वाइज आईटीसी जो है, ये इनकम टैक्स ऑडिट जब आप करते हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो वहां पर एक क्लॉज नंबर 44 जो है वो नया ऐड किया गया है, और वहां पे आपको जीएसटी का ब्रेकअप देना है, रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड वाला पॉइंट। उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है, कोर्स के अंदर भी उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो उसको एक चेक कर लीजिएगा अगर आप इनकम टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझना चाहते हैं तो। बट यहाँ पर जीएसटीआर 9C के अंदर ये चीज़ अभी भी ऑप्शनल है, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको एक्सपेंस वाइज आईटीसी का यहाँ पर ब्रेकअप देना होता है कि आपकी परचेज कितनी है, फ्रेट का एक्सपेंस में आईटीसी कितना कितना है, तो वो ब्रेकअप आपको यहाँ देना होता है। अभी समझाऊंगा मैं जब आपको 9C यहां पर दिखाऊंगा तब। लास्ट में सेल रजिस्टर भी आपको यहां पर चाहिए होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 9C। उसके बाद में जीएसटीआर 9C का ऑब्जेक्टिव समझ लो। सर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ना, 9C का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत इजीली आप फाइल करोगे। देखो, जीएसटीआर 9C वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिटर्न होती है। 9 और 9C दोनों ही कॉम्प्लेक्स रिटर्न मानी जाती हैं, बड़ी रिटर्न मानी जाती हैं, और एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं दोनों रिटर्न फाइल करना, अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो। अब
चार चीजें हमको रिकंसाइल करनी है। देखिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना 9C, रिकंसिलिएशन करना है आपको चार चीजों का, बस माइंड में ये चीज बैठा लीजिए, चार चीजों का रिकंसिलिएशन करना है आपको। अगर रिकंसिलिएशन नहीं है, डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस से अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो टैक्स आपको वो पे करना है। आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है तो उसको रिवर्स करना है या उसकी टैक्स की पेमेंट करनी है, बस ये पूरा ऑब्जेक्टिव है आपका यहां पर जीएसटीआर 9C से। चार चीजें कौन कौन सी रिकंसाइल करनी होती है सर? पहला आपको रिकंसाइल करना होता है टर्नओवर। टर्नओवर जब मैं बोल रहा हूं तो अब टोटल टर्नओवर की बात कर रहा हूं। टोटल टर्नओवर बहुत बड़ी टर्म होती है, बहुत वास्ट टर्म होती है। जीएसटी के अंदर बात होती है टैक्सेबल टर्नओवर की, आउटवर्ड सप्लाई की या सप्लाई की बात की जाती है। लेकिन जब मैं टर्नओवर बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली जब मैं टर्नओवर बोल रहा हूं तो टर्नओवर का मतलब है टोटल टर्नओवर, जो कि एक वास्ट टर्म होती है, ठीक है। दूसरा आता है टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर का मतलब वो टर्नओवर जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स लगाया जाएगा, तो उसको यहां पर टैक्सेबल टर्नओवर बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स पे, आपने कितना किया, टैक्स पेड का आपको रिकंसिलिएशन करना होता है। एंड लास्ट में आपको आईटीसी का रिकंसिलिएशन यहां पर करना होता है। ये आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर चार मेन पॉइंट्स आपको रिकंसाइल करने होते हैं। सर जल्दी से रिपीट कर देता हूं, टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्स पेड एंड आईटीसी, ये चार मेन पॉइंट आपको रिकंसाइल करने होते हैं जीएसटीआर 9C के अंदर। बोलिए यस और नो? यस सर। उसके बाद देखिए जो जीएसटीआर 9C होती है वहां पर रिकंसिलिएशन होता है जीएसटीआर 9 और बुक्स का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ अगर आपकी सारी डिटेल्स रिकंसाइल हो जाती हैं, सारी डिटेल्स आपकी रिकंसाइल हो जाती हैं, अनरिकंसाइल अमाउंट में कुछ भी नहीं आता, तो फिर तो आप जेसॉन फाइल बनाओ, अपलोड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और पीएनएल और सबमिट कर दो वो फॉर्म। सिंपल प्रोसेस है, अभी दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस आपको। अगर वो अनरिकंसाइल्ड फिगर है, अगर कोई अनरिकंसाइल्ड फिगर आती है, उस पर कोई टैक्स की पेमेंट बनती है, तो आपको टैक्स पे करना है थ्रू DRC 03 फॉर्म की हेल्प से आपको टैक्स की पेमेंट जरूर करनी है वहां पर। और अगर कोई टैक्स नहीं बनता तो आप जो रीजन है, जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, उसका रीजन देना और रीजन को अपने पास अपने रिकॉर्ड्स में भी नोट करके रखना है कि जो रीजन है डिफरेंस का, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट का, वो क्या है, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई लिटिगेशन आती है, कोई कंप्लाइंस आता है, तो आप उसका रिप्लाई जरूर कर पाए, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए बिफोर फाइलिंग योर जीएसटीआर 9C। चलिए अब बेसिक्स के बाद में चलते हैं सीधा जीएसटी पोर्टल पर, समझते हैं पूरे फॉर्म को जीएसटीआर 9C किस तरीके से फाइल होता है। देखिए 9C की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आप उसको फाइल नहीं कर सकते, जीएसटीआर 9 आपका ऑनलाइन फाइल हो जाता है, बट 9C जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको आपको ऑफलाइन ही फाइल करना होता है। उसकी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी डाउनलोड करना है, उसको आपको फिल करना है, जेसॉन फाइल बनानी है, देन उसको अपलोड करना है। तो इस तरीके से जीएसटीआर 9C का प्रोसेस काम करता है। 9C के अंदर मैं एक अपडेट और दे देता हूं, अभी तक 9C को जीएसटी में ऑडिट रिपोर्ट भी बोला जाता था, इसके साथ में आपको एक ऑडिट की स्टेटमेंट होती थी, वो भी लगानी होती थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अपडेट आई जहां पर जीएसटी के अंदर से जीएसटी ऑडिट को रिमूव कर दिया गया। तो जीएसटी के अंदर अब जो ये वाली 9C के साथ में आपको सीए सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर यहां पर जीएसटीआर 9C फाइल की जा सकती है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये जो अपडेट आया है ये लास्ट ईयर ही आया है, तो ये चीज भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा पोर्टल पे। चलिए चलते हैं सीधा पोर्टल के ऊपर, समझते हैं किस तरीके से आपको जो फॉर्म होता है जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे फाइल करना होता है। सो गाइज आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए समझते हैं, सीखते हैं किस तरीके से आपको 9C की यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, क्योंकि 9C आप ऑफलाइन तरीके से ही फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन कोई मेथड नहीं होता जीएसटीआर 9C को फाइल करने का। एंड उसके बाद में डिटेल में समझेंगे एक बार किस तरीके से कौन कौन सी टेबल्स होती हैं, किस तरीके से आपको रिकंसाइल करना है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद में मैं आपको एक्सेल में वर्किंग भी दिखाऊंगा और लास्टली इसको फाइल करना भी सीखेंगे हम। तो जीएसटी पोर्टल पे जाके डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको जाना है एंड डाउनलोड में ऑफलाइन टूल्स में आप जाएंगे, जीएसटीआर 9C, तो ये हम हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे ना आपका मैक्रो की एक वार्निंग आ रही है, अगर आपके केस में भी वो आ रही है तो मैं बता देता हूँ कैसे वो ठीक होगी। यहाँ से राइट क्लिक कर लेना, राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद नीचे आपको ना, अभी मैंने तो वो ऑलरेडी कर लिया ओके, तो इसलिए मेरे में वो एरर नहीं आ रही। नीचे आपको एक बटन दिखेगा, वहां पे आपको कुछ रिस्क विस्क करके लिखा होगा, वहां पे टिक कर देना, इसको ओके कर देना। तो आप जब ओपन करोगे, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है जीएसटीआर 9C की फाइल, ये मेरी ओपन है, तो आपका यहाँ पे एक रेड कलर का एरर है, वो एरर आपका हट जाएगा। उस प्रोसेस को एक बार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो आ रहा है,
जो ये वाली लेटेस्ट यूटिलिटी आई ना, इसमें वो इशू आ रहा है। चलिए सर, यूटिलिटी आ गई, इसको पहले समझते हैं। रीड मी, तो ये रीड मी तो मैं आपको जब रीड मी, डोंट रीड देम, वॉच मी, ठीक है, मैं समझा दूंगा क्या क्या चीजें यहां पर आपको बताई हुई हैं। सबसे पहले पार्ट ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको क्या डालना है सर, जीएसटी नंबर आप सबसे पहले यहां पर अपना पुट करेंगे, जो भी आपका जीएसटी नंबर है, देन फाइनेंशियल ईयर डालना है। अब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट आई थी कि अगर मगर कुछ नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर आप काम कर सकते हैं, आपको सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर आपके सारे ये यूटिलिटी है, सारे ईयर के लिए काम करती है। तो अगर आप 17-18 सेलेक्ट करेंगे तो 17-18 में आपके देखिए यहां पर एक सीए की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो एक सीए सर्टिफिकेट भी आपका आ जाएगा लास्ट में, ये सीए सर्टिफिकेशन आ जाता है। एंड साथ ही में सीए सर्टिफिकेशन के साथ में क्या आता है, इधर देखो, आपको यहां पर एक डिटेल भी देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में जाओगे होम के अंदर, यहां पे आपको देनी होती है कि जो आपका सीए इनकम टैक्स के अंदर है, क्या वही सीए आपका यहां पे जीएसटी में है, तो आपको यस और नो देना पड़ता था। ये पुराने वाले टाइम पे होता था, पुरानी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इस तरीके से करना। करंट ईयर में आपको लास्ट वाला जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। उसके बाद में आपको लीगल नेम देना है, ट्रेड नेम देना है, और किसी और एक्ट में अगर आप लायबल हैं तो जस्ट आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है कि इनकम टैक्स एक्ट या कंपनी एक्ट जो जिसके अंदर आप फॉलो करते हैं वो एक्ट आपको यहाँ पर देना है। सिंपली पार्ट ए तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद में हमारा आता है फर्स्ट पार्ट, जो कि है रिकंसिलेशन। ध्यान से पढ़िएगा सर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं। रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न। यानी बुक्स के अंदर जो है वो आपकी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट है वो, और आपके जो जीएसटीआर 9 जो है उसके बीच में आपको टर्नओवर का यहां पर रिकंसिलेशन देना है। दोनों में टर्नओवर का अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका रिकंसिलेशन आपको यहां पर देना है। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको टर्नओवर देना है एज पर फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपना टर्नओवर देना है। लेकिन यहां पे एक बात को ध्यान से समझिएगा मेरी, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो आप टर्नओवर लेते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो आपका टर्नओवर आता है, अगर आप मल्टीपल स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको किस तरीके से करना हो, जो इनकम टैक्स में आपको सारे स्टेट का डेटा कंसोलिडेट करना होता है, और कंसोलिडेट करके फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी फाइनेंशियल अकाउंट जो आपके बनते हैं वो कंसोलिडेट होकर के बनते हैं। ऐसा थोड़ी आप दिल्ली का अलग बना रहे हो, महाराष्ट्र का अलग बना रहे हो, आप एक पैन का जितने भी स्टेट में वो काम कर रहा है सबका कंसोलिडेट बेसिस पर अकाउंट बनाते हो। आपको वहां से डिराइव करनी है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की सेल, 50 करोड़ की सेल, 5 करोड़ की सेल मेरी दिल्ली की है, 5 करोड़ की सेल मेरी महाराष्ट्र की है। तो यहां पर अब मैं अगर दिल्ली वाली जीएसटी फाइल कर रहा हूं, मुझे यहां पर अब 2 जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है। दिल्ली की मैं अलग करूंगा, महाराष्ट्र की अलग करूंगा, क्योंकि 2 जीएसटी नंबर मेरे पास हैं, दोनों पोर्टल पे अलग अलग काम होगा। और यहां पर मुझको दिल्ली वाली लेनी है, तो दिल्ली के जो 5 करोड़ है वो मेरे को यहां पर ले करके चलना है। ठीक है, तो जो वैल्यूज है एक बार डाल देते हैं यहां पर। तो ये वैल्यू कहां से आएगी आपकी, अब इस वैल्यू को जीएसटी से मत उठा लेना, ये आपको अपनी बुक से लेनी है। कितनी वैल्यू आएगी यहां पर, 5 करोड़। 5 करोड़ की वैल्यू आ गई आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, जो जिस स्टेट के जीएसटी का आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर आपको यहां पर डालना पड़ेगा। बोलिए यस और नो, सिंपल है, पॉइंट क्लियर है। अब जब महाराष्ट्र की फाइल करोगे तो महाराष्ट्र का जो है वो फाइल करना है आपको। इसी तरीके से अगर और भी स्टेट्स हैं तो उस स्टेट का कितना टर्नओवर है टोटल टर्नओवर के अंदर, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको हर स्टेट का अलग अलग रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा, 9B इसी तरीके से की जाती है, 9C भी इसी तरीके से की जाती है। ओके सर, उसके बाद पॉइंट नंबर 20 सर, ध्यान से देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। अब कंफ्यूजन आती है लोगों को बहुत ज्यादा। पॉइंट नंबर बी, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप क्या कर रहे हो, आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही तो बना रहे हो। आपने बोला मेरी बुक्स के अंदर टर्नओवर 5 करोड़ की है, आप बोल रहे हो मेरे जीएसटीआर 9 के अंदर मैंने लेकिन 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे किया है, 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे किया है। तो सर ये डिफरेंस 5 करोड़ का क्यों आ रहा है, उसका रीजन एक ये हो सकता है ना कि कोई अनबिल्ड रेवेन्यू हो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर इसका मतलब तो समझाओ, अनबिल्ड रेवेन्यू, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना, ऐसे हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हो। लो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं सर। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सालों साल चलते हैं प्रोजेक्ट्स, वहां पर जो अकाउंटिंग आप करते हो वो इंड एस के अकॉर्डिंग होती है, एएस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी होती है। लेकिन जीएसटी के अंदर जो आप टैक्स पे करते हो वो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आपको पढ़ने होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई जब होती है उस टाइम पे आपको जीएसटी पे करना होता है।
एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 10 करोड़ का कोई एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 95% कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपनी बुक्स के अंदर वो 95% जो उसकी वैल्यू है वो एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि 95% हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी नोएडा जैसा प्रोजेक्ट ना हो भाई, जो नोएडा में अभी ट्विन टावर गिरे हैं, वैसा प्रोजेक्ट तो खैर बहुत रिस्की है। बट मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने 95% जिसकी वैल्यू कितनी बनती है, 10 करोड़ रुपए आपने बुक कर लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर कौन से, अभी हम जो काम कर रहे हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर की काम कर रहे हैं, हम 21-22 के लिए काम कर रहे हैं, 21-22 के लिए हम काम कर रहे हैं। और यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर आपने क्या किया, मार्च के अंदर जो है 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक कर लिया, क्योंकि 95% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। लेकिन 95% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी टाइम ऑफ सप्लाई जब आपने पढ़ा जीएसटी के अंदर, तो आपको पता चला कि उसकी जो टैक्सेबिलिटी बनती है, जीएसटी जो आपको पे करना है वो आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, यानी जिस ईयर का हम काम कर रहे हैं उस ईयर में पे करना है। 21-22 के अंदर आपने उसका जीएसटी पे किया, लेकिन 10 करोड़ में से खाली 5 करोड़ की टाइम ऑफ सप्लाई जो है, 5 करोड़ के आपने बिल रेज कर दिए, तो 5 करोड़ की टाइम ऑफ सप्लाई वो पड़ रही है 21-22 के अंदर। ठीक है, 5 करोड़ की सप्लाई जो है वो पड़ रही है 21-22 के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि अनबिल रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहां पे आप कितनी वैल्यू डालोगे। ठीक है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 10 करोड़ की वैल्यू आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर का हम काम कर रहे हैं उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 करोड़ अपनी बुक के अंदर जो है एंटर कर दिए हैं, 10 करोड़ रुपए आपने बुक कर दिए हैं। लेकिन टैक्स आपने पे किया 21-22 के अंदर ओनली 5 करोड़ के ऊपर, क्योंकि 5 टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस पड़े जब आपने, तो पता चला 5 करोड़ की बिलिंग होगी, 5 करोड़ की आपने वहां पर बिलिंग कर दी। ठीक है, बताओ यहां पर कितना ऐड करूं, 10 करोड़ ऐड करूं या 5 करोड़ ऐड करूं। सर यहां पर आपको ऐड करना है ओनली 5 करोड़ रुपीज। नोट कर लीजिए मेरे पॉइंट को, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था। 5 करोड़ रुपीज जो आपका है, भले ही आपने 10 करोड़ यहां पर वहां पर बुक किया, लेकिन 5 करोड़ रुपीज आपको वहां पर एंटर करना पड़ेगा। एक सेकंड, 5। अच्छा, माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये जो 5 करोड़ का ऊपर टर्नओवर है इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा क्या? ये अब खैर ये भी 5 ही करोड़ है, तो वो तो ऑब्वियसली पता चल ही रहा है कि उसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? अरे भाई ये टर्नओवर तो 21-22 का है ना, नहीं समझ रहे, ये टर्नओवर तो 21-22 का है। ये जो 5 करोड़ आपने ये जो 10 करोड़ आपने, ये जो 10 करोड़ मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 करोड़ तो आपने बुक कर लिया अपनी बुक्स के अंदर। कौन से ईयर में? 20-21 में ही बुक कर लिए, 2021 में ही आपने उसको बुक कर लिया है। बट टैक्सेबिलिटी 5 करोड़ की तो आपकी बन रही है 21-22 के अंदर, तो 21-22 में आपने यहां पर 5 करोड़ डाल दिए। सर अब इसका इंपैक्ट देखो, अब जीएसटी में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जीएसटी में 5 करोड़ के ऊपर तो आपने जीएसटी दिया होगा, बोलिए यस और नो? यस सर। ये जो आपका नीचे है 5 करोड़, इसके ऊपर भी तो जीएसटी आपने 21-22 में ही दिया है, तो इसलिए हमने यहां पर ऐड कर दिया। तो यानी अब आपकी जीएसटीआर 9 और आपकी बुक्स मैच हो गई। जीएसटीआर 9 में भी आपने 10 करोड़ की वैल्यू पे जीएसटी पे किया, और बुक्स के अंदर भी हमने यहां पर ऐड कर दिया इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 करोड़ रुपए आ जाएगी। बोलिए सर मैच हो गया? रिकंसाइल ही तो करवाना है, तो एक डिफरेंस मैच हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना यहां पर आप वही डालोगे, वो अमाउंट डालोगे जिसके ऊपर आपने इस रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के अंदर जीएसटी पे किया है। अब यहां पर अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि यहां लिखा है अनबिल रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में तो 10 करोड़ का अनबिल्ड रेवेन्यू है, क्या मैं 10 करोड़ रुपए यहां पे डाल दूं? आंसर इज नो। उस अनबिल्ड रेवेन्यू में से करंट ईयर में कितने के ऊपर जीएसटी पे किया? 5 करोड़ रुपए पे किया ना, तो 5 करोड़ खाली डालोगे। अगर पूरा 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर दिया तब तो 10 करोड़ डाल दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने के ऊपर जीएसटी पे किया खाली वही अमाउंट डालो, तभी तो आप उसको जीएसटीआर 9 से मैच करा पाओगे। सॉरी, बोलिए सर पॉइंट क्लियर हुआ है? बी नंबर पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, अनबिल रेवेन्यू क्या होता है, किस तरीके से आपको यहां एंटर करना है। यस सर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर सी, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस पॉइंट को भी बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। सर देखिए, वैसे तो एडवांस के केस में अगर मैं थोड़ी जीएसटी की बात करूं, तो एडवांस ऑफ गुड्स के केस में तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एडवांस ऑफ सर्विस अगर आपको मिला है तो एडवांस के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। परफेक्ट, आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा अगर एडवांस में भी पेमेंट आपको मिल जाती है तो। अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2022 की बात की जा रही है। अब ध्यान से सुनिए इस एग्जांपल को। अनएडजस्टेड एडवांस, मान लीजिए आपको एडवांस मिला 31 मार्च 2022 को, आपको कुछ पैसे एडवांस मिले सर्विसेज के लिए। आपने वो सर्विस जो है कब देनी है? अप्रैल मंथ में दोगे। बिल आप अप्रैल महीने में चढ़ाओगे उसका, और उसकी एडजस्टमेंट आप अप्रैल महीने में करोगे। तो 21-22
21-22 जो है उसके अंदर तो उसकी कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, तो वो अनएडजस्टेड एडवांस आपके रह जाएंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितने के एडवांस रह जाएंगे? मान लीजिए आपके 2 करोड़ का आपको जो है एडवांस मिला, तो वो 2 करोड़ के एडवांस आपके रह जाएंगे। आपने जीएसटी तो पे कर दिया ना, उसके ऊपर रेवेन्यू कब बुक करोगे? मुझे एक आंसर दो जल्दी से। सर ये जीएसटीआर 9C फाइल करते टाइम ना आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जीएसटी के कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स रिटर्न बोला जाता है। इसीलिए तो हर कोई इसको फाइल नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है, आपको घुसना पड़ेगा, एक एक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये। यहां पर ध्यान से सुनो बात को। जो 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए के ऊपर आप अपनी बुक्स में रेवेन्यू कब बुक करोगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है। 2 करोड़ रुपए आपको 31 मार्च को एडवांस मिला, 2 करोड़ रुपए का आपने वो सर्विस दी है अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में आपने सर्विस दी, अप्रैल महीने में बिल रेज हुआ है। मुझे आंसर दीजिए, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं? क्या एडवांस मिलते ही आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हो? बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का कंसेप्ट क्या बोलता है, एएस क्या बोलता है, इंड एस क्या बोलता है? नहीं सर, वैसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूं एएस इंड एस का, बट इतना जरूर जानता हूं कि ये वाला जो एडवांस मिला है आप उसको एज अ एडवांस बुक करोगे, अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसको रिपोर्ट करोगे, ना कि उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। क्योंकि रेवेन्यू के लिए जो कंडीशंस होती है कि फ्यूचर बेनिफिट्स आपको नहीं, खैर मैं नहीं घुस रहा उसमें छोड़ो, आप पढ़ लेना इंडेस, अगर आप इतना पढ़ना चाहते हो। इंडेस के अंदर वो चीज़ समझाई हुई है कि कब आप 2-3 कंडीशंस दी हुई हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं कि आपने सर्विस जो है वो रेंडर कर दिया या गुड्स है तो वो डिलीवर हो गई हैं। इस तरीके से 2-3 सर्विसेज होती हैं, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सर मुद्दा ये है, मेन पॉइंट ये है, रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज हुआ वो अप्रैल मंथ के अंदर हुआ, जीएसटी जो आपने पे किया वो मार्च मंथ के अंदर जीएसटी पे किया। मुझे एक आंसर और चाहिए आपसे, ये जो ऊपर में 5 करोड़ की टर्नओवर आ रही है, ये 5 करोड़ की टर्नओवर आ रही है, क्या इसमें वो 2 करोड़ रुपए एडवांस वाले इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, क्योंकि ये 5 करोड़ टर्नओवर है 21-22 की, बुक्स के अंदर आपने उसको बुक किया है 22-23 में। अप्रैल 22 जो है वो 22-23 में फॉल कर जाता है, आपने बुक्स में तो अब नेक्स्ट ईयर में बुक किया ना, तो इस 5 करोड़ के अंदर तो वो इंक्लूड नहीं है, बुक्स में वैल्यू कम आ रही है जीएसटी के अंदर, लेकिन आपने जीएसटी तो पे कर दिया ना उसके ऊपर, तो जीएसटी की जो टर्नओवर वो तो ज्यादा हो गई ना, तो आप बुक्स की टर्नओवर में ऐड कर दोगे 2 करोड़ रुपए, तो आपको वो मैच हो जाएगा जीएसटी के टर्नओवर से। अरे वही काम तो हम कर रहे हैं, रिकंसिलेशन ही तो बना रहे हैं सर, समझ आया नहीं आया? 2 करोड़ क्या कर देंगे यहां पर, वो एडवांस जो एडजस्ट नहीं हुआ है वो यहां पर डाल देंगे। तो लीजिए सर 2 करोड़ हमने यहां पर ये ऐड कर दिए, पॉइंट नंबर सी के, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पॉइंट नंबर डी देखिए, एक एक पॉइंट समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, इन डेप्थ में, एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आएगा सर, और नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, सोना नहीं है, पूरे सेशन को देखना, लंबा सेशन होगा बट देखोगे बहुत काम आएगा सर, कभी कंफ्यूज नहीं होगे जीएसटीआर 9C के अंदर। पॉइंट नंबर डी, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल नंबर 1। अब डीम्ड सप्लाई क्या होता है मैं समझा देता हूं। जब आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर करते हो, मान लीजिए मेरा दिल्ली में ऑफिस है एंड महाराष्ट्र में मेरा ऑफिस है, सो दिल्ली टू महाराष्ट्र जो भी सप्लाई होगी उसको बोला जाता है डीम्ड सप्लाई, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर कवर की जाती है। यस और नो? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट बात है। नाउ लेकिन सर वो सप्लाई यहां पे क्यों आ रही है? क्योंकि जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर को इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। ऐसे तो मैं इंटर ब्रांच ट्रांसफर ही करता रहूं, अपनी टर्नओवर बढ़ाता रहूं, ऐसा नहीं होता। जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं वहां पे इंटर ब्रांच ट्रांसफर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ब्रांच अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट अलग चीज होती है। ब्रांच अकाउंटिंग में अगर आपको प्रॉफिट निकालने हैं, दिल्ली के कितने प्रॉफिट है, महाराष्ट्र के कितने प्रॉफिट है, वो सेपरेट अकाउंटिंग होती है। बट जब अकाउंट आपके फाइनल होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, तब इंटर ब्रांच ट्रांसफर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि वहां से कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिटेबिलिटी है भी तब भी आप वो सप्लाई जो है वहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई 5 करोड़ रुपए की जो वैल्यू आई है, ये आपकी कहां से ड्राइव होके आई है? ये आपके फाइनल अकाउंट से आई है। फाइनल अकाउंट में आपने इंटरस्टेट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया सर, इंटरस्टेट सप्लाई को इंक्लूड नहीं किया। इस 5 करोड़ में मान लीजिए आपके 3 करोड़ रुपए की इंटरस्टेट सप्लाई थी, मतलब इंटरस्टेट नहीं, सॉरी गलत वर्डिंग यूज कर रहा हूं, इंटर ब्रांच सप्लाई थी, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सप्लाई थी, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये फाइनल फिगर आई है, जो फाइनल टर्नओवर है उसमें से ड्राइव होके आई है, ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप इंटर ब्रांच सप्लाई को टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं सर। बोलिए यस और नो?
यस सर, उसमें तो इंक्लूड नहीं है। लेकिन सर जीएसटी में सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे तो इसको भी एक सप्लाई बोला दिया जाता है। डीम्ड सप्लाई लिखा तो हुआ है, नाम ही लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो सप्लाई नहीं है, लेकिन डीम्ड सप्लाई उसको बोल दिया जाता है। वहां पे आपको जीएसटी भी पे करना होता है, जीएसटी भी पे करना होता है। अब दिक्कत यह आ गई, 3 करोड़ रुपए के ऊपर जीएसटी तो मैंने पे किया हुआ है, बट मेरे ये 5 करोड़ में तो वो है ही नहीं, बुक्स के अंदर मैंने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, जीएसटी मैंने पे किया हुआ है। भाई रिकंसाइल कर रहे हो, बुक्स में वैल्यू कम है तो यहां पर क्या करोगे, 3 करोड़ रुपए ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 करोड़ रुपए। सर लॉजिक्स के साथ में समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाने वाला सर। पढ़ लेना जितनी बुक्स पढ़नी है, रीड में लिखा हुआ है सर, यही चीजें यहां समझाई हुई है, पढ़ लेना, तो ना उड़ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। वही चीज मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आएंगी आपको चीजें। 3 करोड़ रुपए क्यों ऐड किए, ये भी अब यहां पे कहीं दिया नहीं हुआ, ऐड हुआ है, कुछ फिगर्स अभी लेस भी होंगी, लेकिन आपको अगर लॉजिक पता है कि भाई 3 करोड़ हमने ऐड इसलिए की क्योंकि बुक्स की जो वैल्यू है ड्राइव होकर के आई है फाइनल अकाउंट के कंसोलिडेटेड बेसिस पर, जिसमें इंक्लूड ही नहीं थे 3 करोड़ रुपए, क्योंकि वो इंटर ब्रांच ट्रांसफर है। लेकिन जीएसटी की जो जीएसटीआर 9 आ रही है, जीएसटी में तो मैंने जीएसटी तो पे किया ना 3 करोड़ के ऊपर, सप्लाई तो है ना वो, तो जीएसटी पे किया, इसीलिए यहां पर हमने अपनी बुक्स के जो टर्नओवर है उसको इंक्रीज कर दिया। बोलिए यस और नो, सो दैट ये मैच हो जाए, ये रिकंसाइल हो जाए किससे, जीएसटीआर 9 से, जो कि हमारी एनुअल रिटर्न होती है। वाह वाह, मजा आता है सर, लॉजिकल कोई चीज पढ़ो ना, कंसेप्ट लगा के पढ़ो ना, मजा आ जाता है। नहीं पता होती सर ये चीजें इतनी डिटेल में, किसी को पता ही नहीं होती, लोग फाइल भी कर देते हैं 9 और 9 से, उनको पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका इंपैक्ट, सब में 0 0 डालो हो गया काम, ऐसे नहीं होता, पता होना चाहिए आपको क्या मीनिंग है। पॉइंट नंबर ई देखिए, क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के अंदर आपने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है, आपने इश्यू तो किए हैं ईयर एंड होने के बाद में, बट आपने उसको एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट कर दिया। सर एग्जांपल दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो 31 मार्च 2022 को मैंने एक सेल करी थी, ठीक है, एक पार्टी को मैंने 31 मार्च 2022 को सेल करी पार्टी को, लेकिन वो मेरा माल पसंद नहीं आया। अप्रैल महीने के अंदर उसने मेरे को वापस कर दिया, अप्रैल महीने में वापस किया तो अप्रैल महीने में मैंने क्रेडिट नोट उसको इशू कर दिया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। लेकिन जब मैंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल की ना, ध्यान से सुनो, जब मैंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल की 21-22 की, तो वो क्रेडिट नोट मैंने 21-22 के अंदर ही शो कर दिया। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, वो क्रेडिट नोट मैंने 21-22 के अंदर ही उसको शो कर दिया, माइनस कर दिया। सर क्या बात कर रहे हो, 21-22 के अंदर ही आपने उसको माइनस कर दिया? जी हां, मैंने उसको 21-22 के अंदर ही माइनस कर दिया, यानी जीएसटीआर 9 के अंदर मैंने क्या करा, अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को कम कर दिया। बोलिए यस और नो, जीएसटी की टर्नओवर को कम कर दिया। क्रेडिट नोट था तो मेरा नेक्स्ट ईयर का 22-23 का, बट मैंने 21-22 के जीएसटीआर 9 में कम कर दिया, यानी मेरी जीएसटीआर 9 की जो टर्नओवर है वो कम हो गई, क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट डाल दिया 21-22 में। लेकिन वो क्रेडिट नोट बुक्स में कब डालोगे सर, मुझे आंसर दो, बुक्स में कब डालोगे वो वाला क्रेडिट नोट? सर जल्दी से आंसर दीजिए भाई। बुक्स में तो आप अप्रैल में ही डालोगे ना, बुक्स में थोड़ी मार्च में रिवर्स बैक डेट में जाकर के एंट्री थोड़ी मार दोगे, बुक्स में तो अप्रैल के अंदर ही उसका क्रेडिट नोट डालोगे। तो अब आपकी बुक्स तो हो गई ज्यादा, बुक्स में टर्नओवर हो गई ज्यादा, अभी टर्नओवर रिकंसाइल कर रहे हो ना, बुक्स में टर्नओवर हो गई ज्यादा, जीएसटी में टर्नओवर हो गई कम। क्या करोगे, बुक्स को कम कर दोगे। तो यानी अगर आपके वो 1.5 करोड़ रुपए के क्रेडिट नोट था, 1.5 करोड़ का माल आपने बेचा था, तो वो 1.5 करोड़ का क्रेडिट नोट आपको यहां डालना पड़ेगा 1 करोड़ 50 लाख। क्रेडिट नोट वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? बोलिए सुनो। अच्छा एक पॉइंट थोड़ा सा यहां एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, अप्रैल में क्रेडिट नोट डाला हमने, बट हमने जीएसटीआर 9 में उसको शो ही नहीं किया, जीएसटीआर 9 में हम उसको 22-23 में ही शो करेंगे। क्या वो फिगर भी यहां डालनी है? आंसर इज नो, वहां तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। जब आप नेक्स्ट में डालोगे फिर तो कोई डिफरेंस वाला पॉइंट ही नहीं बनता हुआ, फिर आपको यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 21-22 की एनुअल रिटर्न में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी 21-22 का थोड़ी यार, वो क्रेडिट नोट कब का है, अप्रैल 22 का है, तो 22-23 का हो गया ना, आपने उसको प्रीवियस ईयर में एडजस्ट कर दिया, उसी के लिए आपको खाली यहां पर एडजस्टमेंट करनी है, अदरवाइज आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती और ये वैल्यू माइनस होगी। तो सर इसको माइनस में डाल देते हैं, 15 लाख को माइनस में डाल देते हैं। सर माइनस में डालने की जरूरत नहीं होती है, आपका फॉर्मूला इसी तरीके से ड्राइव होके आ जाता है। यहां देखो 15 5
देखो 5, 5, 10, 15 करोड़ हो गए। 15 करोड़ में से 1.5 करोड़ माइनस होके 13 करोड़ 50 लाख यहाँ पर आपका आ गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है कौन कौन सी फिगर माइनस होगी। तो पॉइंट नंबर ई हमारा जो हमने अभी समझा क्रेडिट नोट वाला, वो हमारा माइनस होगा। ठीक है, बोलिए यस और नो, समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, पॉइंट नंबर 11, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। के अंदर वो परमिसिबल नहीं थे, बट अकाउंटिंग तो आप उसकी करेंगे। अब सर ऐसे नहीं एग्जाम्पल लो सर, एग्जाम्पल लो। 60 लाख रुपए का माल बेचा मैंने, 60 लाख रुपीस का माल मैंने सेल किया। ठीक है, 60 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट मैंने दे दिया 10 लाख रुपीस का। क्लियर? 50 लाख रुपीज जो है एक्चुअल जो मैंने क्या करा, 60 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 50 लाख की सेल रिकॉग्नाइज कर ली, बुक्स के अंदर डाल दी। बट फिर मैंने जीएसटी के प्रोविजंस पढ़े, जीएसटी के प्रोविजन पढ़े तो पता चला ट्रेड डिस्काउंट के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सप्लायर रिसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पहले से होना चाहिए, और साथ ही में एक दो कंडीशंस और हैं। वो कंडीशंस पढ़ी तो पता चला वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है। ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट को मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में से माइनस नहीं कर पाऊंगा। वैल्यू सप्लाई के प्रोविजंस पढ़े हैं? नहीं पढ़े? कोर्स में पढ़ लो बाबू, इसीलिए बोलता हूँ कोर्स वो बनाया है ना, हवाई बातों के लिए थोड़ी बनाया है। वैल्यू सप्लाई के बहुत डिटेल प्रोविजन होते हैं जहां पे ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आती है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट कब माइनस होगा, नहीं होगा, भाई साहब डिटेल में समझाया हुआ, पढ़ लेना जाकर के। कंडीशन भी मैंने वहां पर अच्छे से समझाई हुई है। तो सर कंक्लूजन ये है कि भाई जीएसटी जो आपने पे किया वो तो 60 लाख के ऊपर पे किया, क्योंकि जीएसटी में ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। लेकिन बुक्स के अंदर तो भाई माइनस करोगे ना, बुक्स में थोड़ी 60 लाख दिखा दोगे भाई। बुक्स में तो जो एक्चुअल है, बुक्स में तो जो आपका एक्चुअल है वही दिखाओगे ना। तो बुक्स में तो आपने 50 लाख की सेल दिखा दी, लेकिन जीएसटी के अंदर 60 लाख की दिखा दी। तो यानी बुक्स के अंदर आपने क्या दिखाई है? सेल। बोलो, बुक्स के अंदर सेल, टर्नओवर कम दिखाया, जीएसटी में टर्नओवर ज्यादा है, तो बुक्स का टर्नओवर बढ़ा दो। अभी हम बुक्स को लेके चल रहे हैं ना, बेस क्या है? बेस हमारा बुक्स है। तो बुक्स के अंदर कम है, जीएसटी में ज्यादा है, तो बुक्स को बढ़ा दो। ठीक है, 60 लाख अब कितने से बढ़ाओगे? मुझे आंसर दो। डिफरेंस कितने का? 10 लाख रुपए का था ना ट्रेड डिस्काउंट, 10 लाख रुपए यहां डाल दो। बोले यस और नो? क्लियर हो गया? 10 लाख रुपए का जो डिफरेंस था वो हमने क्लियर कर दिया ना। डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई बुक्स के अंदर आपने वो टर्नओवर रिकॉर्ड किया है 50 लाख का, और इसमें बुक लिख किया है 60 लाख का, तो 10 लाख से हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो 13 करोड़ 60 लाख होगा। पहले 13 करोड़ 50 लाख था, तो 10 करोड़ से टर्नओवर हमारा बढ़ गया यहाँ पर। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, एफ हो गया। जी पे आइए, टर्नओवर फ्रॉम 2017 टू जून 2017, अप्रैल से लेकर जून 2017। ये पॉइंट जो है जब जीएसटी आया था, आपको पता होगा जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी आया था, आपको पता होगा। तो ये वाला जो टर्नओवर है, ये उस टाइम पे ये पॉइंट रेलेवेंट था। अब मैं आपको समझा भी दूंगा, बट इसको समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। तो देखिए यहाँ पर आप जो है कुछ दिया ही नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुरानी जो जीएसटी रिटर्न है उसी में आएगा। आप अगर 17-18 की रिटर्न 9C फाइल करोगे तब तो ये इनेबल होगा, अदरवाइज यहाँ पे ये इनेबल नहीं होगा। लॉजिकल सी चीज़ है वो वाला पॉइंट। आप 21-22 की रिटर्न में तो क्या ही करेगा। पॉइंट नंबर एच देखिए, पॉइंट नंबर एच है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना है, ये हमको यहां पर एंटर करना है। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ऐसा हमने कुछ हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो था अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो कौन सा रेवेन्यू है जो अभी बुक नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर एच। सर पॉइंट नंबर एच को अब जरा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर एच में कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। देखिए आपने ये ऊपर पॉइंट नंबर बी समझा था, पॉइंट नंबर बी में क्या था? पिछले साल अनबिल्ड रेवेन्यू था, ठीक है, तभी तो इस ईयर के बिगिनिंग का बना वो ना। ये क्या है? करंट ईयर के एंडिंग का, यानी 21-22 के एंड का। 31 मार्च मतलब मार्च महीने में मान लो 31 मार्च 2022 में मैंने 6 करोड़ रुपए रेवेन्यू बुक कर लिया अपनी। 6 करोड़ का तो खैर वो है ही नहीं, वो एग्जांपल नहीं ले सकते, छोटा एग्जांपल लेते हैं। 60 लाख रुपीज, ओ सॉरी 60 लाख रुपए मैंने क्या किया? 60 लाख रुपए 31 मार्च 2022 को मैंने क्या किया? रेवेन्यू बुक कर लिया। रेवेन्यू बुक कर लिया एक्रूअल
अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग, बट जीएसटी जो लगेगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगेगा। जीएसटी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगेगा, यानी ये वो वाला टर्नओवर हो गया। कौन सा टर्नओवर हो गया? जिसके ऊपर जीएसटी की तो टर्नओवर वैल्यू कम है, लेकिन मेरी बुक्स में मैंने टर्नओवर वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। बुक्स में मैंने सेल बुक कर ली ना, लेकिन जीएसटी लगेगा अगले साल, तो बुक्स को हम बेस लेकर के चल रहे हैं, तो बुक्स को क्या करेंगे? बोलो, बुक्स को नीचे ले आएंगे, जीएसटी के बराबर माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। तो जो 60 लाख का टर्नओवर मैंने बुक किया वो मैं यहां पर डाल दूंगा, और माइनस वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहां आपको नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जो नीचे दिया वो ऑटोमेटिकली उसको माइनस कर देगा। ठीक है, पॉइंट नंबर एच क्लियर हुआ आपको। एच के बाद में पॉइंट नंबर आई आता है, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ ये भी पॉइंट सर हमने पढ़ा था, पॉइंट सी का जस्ट रेसिप्रोकल है। पॉइंट सी में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल था, और पॉइंट नंबर आई में एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ पॉइंट नंबर आई में देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो आपका अनएडजस्टेड एडवांस आया है, यानी वो एडवांस जिसके ऊपर जीएसटी तो आप पहले से पे कर चुके हो। करंट ईयर जो 21-22 है, इस ईयर में आपने जीएसटी पे नहीं किया है, लेकिन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जीएसटी तो आपने पे नहीं किया, लेकिन सर आपने उसका रेवेन्यू तो करंट ईयर में रिकॉग्नाइज किया है ना। रेवेन्यू तो करंट ईयर में उसका रिकॉग्नाइज करोगे, तो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया, जीएसटी पे नहीं किया, तो आई को भी क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। नीचे आप देखोगे माइनस हो रखा है हमारा आई, ये देखिए जी एच और आई भी हमारा माइनस हो रखा है। तो मान लीजिए हमारा जो ये वाली फिगर है अनएडजस्टेड एडवांस की एज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो आ रही है 1.5 CR की, 1 करोड़, वो हमने यहां पर डाल दिया, और ये फिगर भी वहां से माइनस हो जाएगी। ठीक है, जे पॉइंट देखिए, क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। तो ये क्रेडिट नोट है, आपने अकाउंट किए हैं इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपने माइनस कर दिए, बट विच आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी में आप उनको माइनस नहीं कर सकते हैं उन क्रेडिट नोट्स को। नाउ पॉइंट नंबर जे को सर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर एन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल इन जीएसटी। सर ऐसा भी होता है कि जीएसटी में क्रेडिट नोट परमिसिबल नहीं होते? जी सर, बिल्कुल ऐसा भी होता है। मान लीजिए 2021 की आपकी कोई लायबिलिटी थी, 2021 में आपने कोई सेल की, परफेक्ट, आपने सेल कर दिया। नाउ नेक्स्ट ईयर में आपने उसका क्रेडिट नोट इशू किया, बट वो क्रेडिट नोट इशू हुआ है जो आफ्टर सितंबर मंथ की रिटर्न होती है, उसके बाद में आपने वो क्रेडिट नोट इशू किया, तो आपकी वो क्रेडिट नोट से जीएसटी की लायबिलिटी माइनस नहीं होगी। क्रेडिट नोट का काम क्या होता है? आपकी सेल कम करते हो तभी तो आप क्रेडिट नोट डालते हो, बट अगर एक टाइम लिमिट के बाद में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट अगर आप करंट ईयर की सितंबर मंथ की जीएसटी 3B की ड्यू डेट के बाद में करते हो फाइल। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये सितंबर की ड्यू डेट तो चेंज हो गई है, ये अभी चेंज नहीं हुई है, नोटिफाई नहीं हुई है, फाइनेंस एक्ट 22 में आई थी, बट अभी वो 30 नवंबर नहीं हुई है। तो सर अगर उसके बाद में आप क्रेडिट नोट डालते हो तो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी कम नहीं होगी, वहां पे आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से वो क्रेडिट नोट माइनस नहीं होगा। अब बुक्स के अंदर तो आपने क्या किया, क्रेडिट बुक्स में तो डाल दोगे ना, बुक्स में तो ऐसा कोई अकाउंटिंग के अंदर तो ऐसा कोई है नहीं रूल, तो बुक्स के अंदर तो आप क्या कर दोगे, उसको डाल दोगे, यानी आप बुक्स के अंदर आपने टर्नओवर कम कर दिया, लेकिन जीएसटी का टर्नओवर तो वहां का वहीं रहेगा, जीएसटी का टर्नओवर तो कम होगा नहीं, इसीलिए आपको अभी बुक्स को बेस लेके चल रहे हैं, बुक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी ये वाला जो है पॉइंट नंबर जे। तो लेट सपोज 2 करोड़ रुपीज का है, तो 2 करोड़ रुपीज आपके यहां पर वो क्रेडिट नोट के ऐड हो जाएंगे, 2 करोड़ रुपये हमारे यहां पर ऐड हो गए। परफेक्ट, पॉइंट नंबर जे क्लियर हो गया। जे के बाद आता है पॉइंट नंबर एच, आ जाइए पॉइंट नंबर एच को समझते हैं। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट। अब एसईजेड यूनिट से जो डीटीए यूनिट में सप्लाई होता है, इसको ध्यान से समझिए क्या पॉइंट होगा। देखिए एक्चुअल सेल्स तो मानी जाएगी, अब एसईजेड यूनिट जब डीटीए यूनिट्स को देती है तो उस केस में आपको जीएसटी में तो वो सप्लाई है नहीं, उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जीएसटी में तो आपने रिपोर्ट नहीं किया, जीएसटी तो यहाँ का यहाँ है, लेकिन बुक्स के अंदर तो वो सप्लाई रहेगा ना। सो बुक्स के अंदर तो वो सप्लाई रहेगा, बुक्स के अंदर अगर वो सप्लाई रहेगा तो बुक्स में तो सप्लाई आप बुक करोगे। अब बुक्स में ज्यादा है, जीएसटी में कम है, बेस लेकर के चल रहे हो बुक्स को, तो बुक्स को कम कर दोगे। बोलिए यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर के माइनस होगा, पॉइंट नंबर के हमारा यहाँ पर माइनस हो गया। तो 20 लाख की सप्लाई थी मान लीजिए, वो हमने यहाँ पर माइनस कर दी। उसके बाद में पॉइंट नंबर एल देखिए, एल
टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम का जो टर्नओवर होता है मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी वैसे एक, कि कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर सर जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाएं। तो सर कंपोजिशन स्कीम में आपको जब है वो तब आपको जीएसटीआर 9 फाइल करने की लायबिलिटी आती नहीं है। जीएसटीआर 9 जो फाइल किया जाता है वो कौन करता है, एक रेगुलर टैक्स पेयर करता है सर, कंपोजिट टैक्स पेयर नहीं करता है। तो पॉइंट नंबर एल के अंदर कंपोजिट वाली, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर तो होगी ना, फाइनेंशियल अकाउंट जो बनेंगे वहां पर तो वो टर्नओवर इंक्लूड की जाएगी, यानी बुक्स की टर्नओवर तो ज्यादा रहेगी, जीएसटी की टर्नओवर कम रहेगी, तो बुक्स की टर्नओवर माइनस कर दो। तो लेट्स सपोज कि 3 करोड़ का हमारा ऐसा टर्नओवर है जो कि कंपोजिट टैक्सेबल सप्लाई, 3 करोड़ में तो खैर हो भी नहीं पाएगा, 20 लाख का लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, 20 लाख का हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। 20 लाख की सप्लाई जो है वो हमारी कंपोजिट वाले पीरियड की है, 20 लाख। सर एग्जांपल आपने कम क्यों किया, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की कुछ लिमिट होती है ना, उसके अंदर आप अनलिमिटेड सप्लाई नहीं कर सकते, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, इसीलिए मैंने वो कम किया। पॉइंट नंबर एम देखिए, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन नंबर 15 एंड रूल्स देयर अंडर। अब जहां पर भी वर्ड लिखा है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जहां पर वर्ड लिखा है इसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, यानी यहां पर आप प्लस भी करोगे माइनस भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो भाई गुड गोबर कर जाओगे। देखो कैसे, सेक्शन 15 किस चीज का है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू सप्लाई का प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 15, जहां से ट्रांजैक्शन वैल्यू ड्राइव होकर के आती है। तो आप ये मान के चलो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ और आ रही है आपकी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल जो अकाउंटिंग में डालोगे वो तो एक्चुअल सेल डालोगे ना भाई, उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ी निकालने लग जाओगे। तो अपने बुक्स के अंदर तो आप एक्चुअल जो सेल होती है वो डालनी होती है। तो अब इसको कैसे ट्रीट करें। वैसे ये वाले जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, मैंने मार्केट में एक चीज़ नोटिस की है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, और तभी मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी कुछ और आ रही है। अब क्या अपनी अकाउंटिंग में अपनी बुक्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बुक कर दे या कुछ और बुक करें। तो मेरा आंसर ये रहता है कि भाई जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग कंसेप्ट लेकर के चलो, जब जीएसटी का काम कर रहे हो तो जीएसटी कंसेप्ट लेकर के चलो। आज की डेट में सर मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, आप एज अ अकाउंटेंट तब तक अच्छे अकाउंटेंट नहीं हो जब तक आपको टैक्सेशन की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। टैक्सेशन का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाओगे, तभी आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल, और खाली इनकम टैक्स जीएसटी की नहीं, टैक्सेशन में भी जीएसटी भी पता होना चाहिए, इनकम टैक्स भी पता होना चाहिए, कस्टम्स का भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो काम करता है, और सारा आपके करिकुलम का पार्ट रहता है अगर आप एक सीए हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ और है, इनकम टैक्स में कुछ और है, तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। अब अगर यहाँ पर वैल्यू आप नॉर्मल डालोगे तो वो प्लस होगी, माइनस में डालोगे तो वो वैल्यू माइनस होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, मान लीजिए ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपने जब वैल्यू निकाली तो आपकी वैल्यू आ रही थी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, यानी जीएसटी के अंदर आपने 2 करोड़ रुपीस दिखाए, बट एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी 1.5 करोड़, यानी कम थी। एक्चुअल में वैल्यू थी 1.5 करोड़, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू के जब हमने फॉर्मूला लगाया, प्रोविजंस लगाए, तो पता चला कि भाई जीएसटी के अंदर ज्यादा है। अब हम, हमारा बेस तो ये है ना, बुक्स हमारी बेस है, तो बुक्स को बढ़ाएंगे, 50 लाख से डिफरेंस, 50 लाख का डिफरेंस है, 50 लाख के डिफरेंस को हम एड ऑन करेंगे, तो यहाँ पे 50 लाख ऐड कर दिया। ठीक है, इसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल एग्जांपल ले लेते हैं। जीएसटी के अंदर जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1.5 सीआर, जीएसटी के अंदर हमने 1.5 सीआर, बट एक्चुअल सेल जो हुई वो 2 सीआर की, एक्चुअल सेल 2 सीआर की। तो आप एक्चुअल सेल अब ज़्यादा है तो बुक्स ज़्यादा है, बुक्स को कम करोगे, 50 लाख से माइनस करोगे, तो यहाँ पे माइनस करना, अब डालना पड़ेगा माइनस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, 50 लाख यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फिगर्स यहाँ पर डाल सकते हो। एंड पॉइंट नंबर एन है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकता है। जीएसटी में आपने कुछ और रिपोर्ट किया हो, बट जब आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपने उसको अलग अमाउंट पे आपने जो है वो किया हो, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है पॉइंट नंबर एन के अंदर। अगर सेम कंसेप्ट सेम लगेगा, जो मैंने आपको अभी एडजस्टमेंट में सेम कंसेप्ट है, अगर आपको बुक्स की वैल्यू बढ़ानी है तो पॉजिटिव में डालो, और बुक्स की टर्नओवर गिरानी है तो यहाँ पर नेगेटिव में आपको फिगर डालनी पड़ेगी। लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव। इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है, तो वो रीजन क्या है
वो रीज़न क्या है, अगर वो उससे आपको जीएसटी की टर्नओवर बुक्स की टर्नओवर इंक्रीज करनी है तो पॉजिटिव में डालोगे, बुक्स की टर्नओवर डिक्रीज करनी है तो नेगेटिव में डालोगे यहाँ पे फिगर। ठीक है, ये करने के बाद में आपका आ जाएगा एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये जो मैंने आपको प्लस माइनस वाले सारे कंसेप्ट बताए ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है, प्लस माइनस करके आपकी फिगर आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी। अब आपको चाहिए जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 आपको जाना है पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर 175,896। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, काफ़ी बार मेरे से लोग बोलते हैं कि सर आप ये जीएसटी पोर्टल में सबका अपने क्लाइंट का लॉगिन करके दिखा देते हो, ये करके दिखा देते हो, कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर देते हो। सर 99% तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरी जो फर्म्स हैं मैं वो आपको दिखाऊँ, मेरे जितने भी इनकम टैक्स के पोर्टल्स हैं, मतलब मेरे अपने पर्सनल यानी विवेक अवस्थी के जो फर्म्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, जो मैंने स्पेशली मतलब इस आपको डेमो पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं, तो उसके थ्रू दिखाऊँ। सो उस पर्पज़ के लिए जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टल्स पे ये मेरे ही सारे अकाउंट्स होते हैं। और भाई मैं चाहे दुनिया जहान को दिखाऊं अपनी डिटेल, किसी थर्ड पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है ना, देख लो भाई विवेक मेरी फर्म है, ध्यान से देख लो, मेरा पेन है, मैं दिखाना चाहता हूँ, जाओ कर लो जिसको जो करना है। अरे मजाक कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं, कभी भी कमेंट कर देते हैं कि सर पोर्टल पर लॉग इन करके दिखा दिया, हो सारा सब चीज़ अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में यार। आप मेरे बारे में कुछ भी निकालना चाहोगे ना गूगल पे जाके मिल जाएगा, और मेरे को आपके बारे में निकालना है मैं भी निकाल दूंगा। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन जो है ये कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि सर आप विवेक आपकी इनकम क्या है, और वो तो आपको इससे भी पता नहीं चल पाएगी। खैर आओ 21-22 में अब मैं आपको दिखाने वाला था जीएसटीआर 9C में आपको जाना है। 9 हमारी फाइल हो चुकी है। यहाँ पे जब आप 9 फाइल कर देते हो ना तो एक ऑप्शन आता है 9C के अंदर, नीचे आइए, ये क्या रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी रुक जाना। डाउनलोड जीएसटीआर 9C टेबल ड्राइव फ्रॉम जीएसटीआर 9 से कुछ टेबल ड्राइव होकर के आती हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं यार, वरना फिर लोग कमेंट करेंगे पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत इतनी। अच्छा डाउनलोड नहीं है यार, सॉरी, चलो मैं जल्दी से एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। वो दूसरे सिस्टम में मैंने डाउनलोड किया हुआ था, नो इश्यूज, जस्ट मेरे को 1 मिनट दो। एनुअल रिटर्न, ये बेसिकली क्या है, जीएसटीआर 9 से कुछ टेबल्स हमारी ड्राइव होकर के आती हैं यहाँ पर 9C के लिए, तो वो चाहिए होती है। 21-22 फाइनेंशियल ईयर अपना आप करेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, एंड जीएसटीआर 9C के अंदर हम जाएंगे एंड इसको डाउनलोड करेंगे। हो जाओ भाई, हो जाओ, ये डाउनलोड हो गई। एंड इसको फिर आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो बेसिकली जो ये वाली वैल्यू है ना, कहाँ गई, यूटिलिटी में आओ, जो ये वाली वैल्यू है टर्नओवर एज डिक्लेयर इन जीएसटीआर 9, वो टर्नओवर कौन सा है, वो यहाँ से आता है आपका, ये रहा टर्नओवर एज डिक्लेयर इन जीएसटीआर 9। पॉइंट नंबर क्यू दिख रहा है आपको, ये एक सेकेंड रुको, ये वाला टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 9, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू, अब मैंने तो खैर एग्जांपल अलग लिया है और ये यहाँ डेटा अलग होगा ऑब्वियसली। तो आपका बेसिकली यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। नाउ अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों मैच नहीं हो रहा है वो। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, लॉजिकली आप एक बार चीज़ समझ लेते हो ना तो अकाउंटिंग या टैक्सेशन कुछ भी टफ नहीं होता सर, रॉकेट साइंस होता है, मैं उसको बस टफ मानता हूँ। ये टैक्सेशन वैक्सेशन कुछ टफ होती है क्या, बस कंसेप्ट समझो, लॉजिक समझो तो हो जाएगा। और वो भी जीएसटी, अरे क्या बात कर रहे हो यार इनकम टैक्स चलो बोलते तो एक बार को माना जा सकता है, इनकम टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके प्रोविजंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, घुमावदार होते हैं, और वो पुराना हो चुका है लॉ, तो इसलिए वहाँ केस लॉस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जीएसटी तो यार अभी बच्चा है, अभी तो ग्रो हो रहा है वो, अभी अगर सीखोगे ना आप तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ग्रैस्प कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ 60 लाख आ जाएगी, एंड आपका रिकंसिलिएशन यहाँ पर 0 है। ट्राई करो, मतलब ट्राई क्या करो, चेक करो कि ये आपका इक्वल ही हो एंड यहाँ पर आपका 0 ही आए। अगर नहीं आ रहा, मान लीजिए जीएसटीआर 9 में आपका, जीएसटीआर 9 में जो आपने दिखाया है वो दिखाया है 10 करोड़ 10 करोड़, तो आपका डिफरेंस आएगा 26 लाख का, तो सर 2 करोड़ 60 लाख का,
2 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस आएगा। अब आपको ये चेक करना है कि 2 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका रीजन बताओ क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। क्या आपने कम लायबिलिटी शो की है अपनी जीएसटी के अंदर? इसका मतलब तो ये निकल के आता है ना कि आपने अपनी जीएसटीआर 9 के अंदर कम शो किया है। आपकी जो टर्नओवर जीएसटीआर 9 में जानी चाहिए, जो पॉइंट नंबर पी निकल के आया, इसका मतलब क्या है, आपकी टर्नओवर जो जीएसटी में आपको टोटल टर्नओवर शो करनी चाहिए, लेकिन पॉइंट नंबर क्यू के अंदर आपकी दिखा रही है ओनली 10 करोड़ रुपीस की। तो ये 2 करोड़ 60 लाख का जो डिफरेंस है, इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा 2 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस आपका क्यों आ रहा है। ठीक है, सो सर टोटल टर्नओवर हमने समझ लिया। टोटल टर्नओवर में जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में समझे। अगर टोटल टर्नओवर जो आपका जीएसटीआर 9 में है और आपका यहाँ बुक्स के अंदर अगर अभी भी कोई अनरिकंसाइल अमाउंट बचता है, तो इसके नेक्स्ट वाली जो हमारी टेबल होती है, इस एक्सेल शीट के अंदर आपको रीजंस देने होते हैं कि क्यों आपका जो है वो डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है टोटल टैक्सेबल टर्नओवर। आप हमने जो ये डाउनलोड किया था, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जीएसटीआर 9 के जो एक्सट्रैक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अलग अलग दिया होता है। एनुअल टर्नओवर आपका ये होता है पॉइंट क्यू में, और पॉइंट नंबर एफ के अंदर होता है टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर इन एनुअल जीएसटी रिटर्न। सो वो अमाउंट यहाँ पर आपको यहाँ डालनी होती है एफ में, टैक्सेबल टर्नओवर वाली यहाँ पे डालोगे। नाउ टोटल टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर में डिफरेंसेस जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं? इन 4 ऑप्शंस की वजह से आते हैं। एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई और नो सप्लाई टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय टैक्स पेयर ऑन रिवर्स चार्ज। तो ये सारी सप्लाईज क्या होती हैं? टोटल टर्नओवर में से माइनस होती हैं। तो माइनस होने के बाद हमारी टैक्सेबल टर्नओवर निकल के आती है। वही टैक्सेबल टर्नओवर आपकी होनी चाहिए जीएसटीआर 9 में। अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो अनरिकंसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर में आएगा, एंड आपको यहाँ पर क्या उसका रीजन देना पड़ेगा। अगर अनरिकंसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर के अंदर कोई अमाउंट आता है तो इसका मतलब ये है, अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब आपने उसको जीएसटी के अंदर शो नहीं किया। अगर जीएसटी में आपने शो नहीं किया, एक्चुअल में आपने कोई सप्लाई की है, तो वहाँ पे आपको क्या देना पड़ सकता है? आपको यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी भी आपकी बन सकती है, और आपको टैक्स देना पड़ेगा उस सिचुएशन में अगर आपने कम टैक्स की पेमेंट की है तो। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट हमारी टेबल जो आती है, रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। तो रेट वाइज लायबिलिटी और कितना अमाउंट आपने टैक्स पेड, बेसिकली रिकंसिलेशन होता है टैक्स पेड का। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग रेट दिए होते हैं, और आरसी का मतलब होता है रिवर्स चार्ज के अंदर कितनी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, उसके ऊपर कितना सेंट्रल टैक्स, कितना स्टेट टैक्स, कितना इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, ये सारी चीज़ें कितना टैक्स आपने उसके ऊपर पे किया पूरे फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। या आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग करना होता है, गलती नहीं करनी। ये वाले जो रेट्स हैं ये आपको अपने बुक्स के अकॉर्डिंग करने हैं, कोई इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह है वो। और लास्ट में जो अमाउंट आएगी पॉइंट नंबर आर में, टोटल अमाउंट पेड एज पर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न के अंदर, एनुअल रिटर्न ये वाले जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ से आपको मिल जाएगा जितना टैक्स आपने पे किया है। ये देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको पार्ट 3, देखिए यहाँ पर ये अमाउंट आपने पे किया, तो ये फिगर आप यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हो पॉइंट नंबर आर के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर वाली जो फिगर्स हैं ये आपको डालनी है कहाँ से? ये आपको डालनी पड़ेगी अपने बुक्स से डालनी पड़ेगी। अगर कोई वेरिएशन आता है, अगर कोई अनरिकंसाइल्ड पेमेंट आती है और आपको अगर आपने शॉर्ट पेमेंट की है तो आपको उसकी पेमेंट अब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अनरिकंसिलेशन का रीज़न आपको यहाँ पे देना पड़ेगा क्यों वो अनरिकंसाइल्ड टैक्स पेमेंट आ रही है। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट नंबर 11 है, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड। सो बेसिकली ये हमारी जो टेबल नंबर 11 होती है, टेबल 11 के अंदर जितनी भी आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है जो कि आ रही है, ये 3 चीज़ों की वजह से, 3 डिफरेंस की वजह से, आपके टर्नओवर में डिफरेंस की वजह से, आपके टैक्सेबल टर्नओवर में डिफरेंस की वजह से, या फिर जो आपने टैक्स पे किया है वहाँ पर शॉर्ट पेमेंट की है। तो इन तीनों ही केसेस में अगर आपकी शॉर्ट पेमेंट बनती है तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 11 के अंदर यहाँ पर डेटा डालना होता है, किस रेट के अंदर कितना टैक्स आपको पे करना है, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और अदर कितना आपको एडिशनल पे करना है, एडिशनल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और कितना उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट आपको अगर करनी है। और इंटरेस्ट लेट फी के अंदर टैक्सेबल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 0 है। आपको खाली अमाउंट देनी है कि कितनी अमाउंट आपको वहाँ पर IGST, CGST, सेस जो है वो पे करना है। तो अगर कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी है टेबल नंबर 11 के अंदर। नेक्स्ट हमारी आती है टेबल नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट रिकंसिलेशन टेबल नंबर 12 का होता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिकंसिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ इसके अंदर
ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर ए में आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द स्टेट। यहां पे आपको स्टेट लेना होता है, सेम जैसे टर्नओवर स्टेट का ले रहे हो वैसे आईटीसी भी आपको स्टेट का लेना है, और कितना अमाउंट है वो आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। आपने पिछले फाइनेंशियल में बुक कर लिया था बट उसको क्लेम करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो वो आपका यहां पर ऐड हो जाएगा क्योंकि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका आईटीसी होता है। और सी है आपने अवेल करंट ईयर में किया है। सी पॉइंट है आईटीसी बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। आपने बुक तो कर लिया बट उसको आप क्लेम करोगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, अभी तक आपने उसको क्लेम नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। आईटीसी अवेल एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न में कितना है वो आपका यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा 9। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपको देना है ना आईटीसी अवेल जो आपने किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो वाला आईटीसी देना है। मैं क्या रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को, जब भी कोई बिल आपके पास आता है, आज की डेट में जीएसटीआर 2B से आपको जो है डेटा लेना होता है जब आप अपनी 3B फाइल करते हैं तो जब भी आप आईटीसी आपके पास कोई बिल आता है तो उसको डायरेक्टली आप आईटीसी अवेल मत करो अपनी बुक्स के अंदर, पहले उसको प्रोविजनल बेसिस पर आईटीसी जो है वो बुक करो। प्रोविजनल बेसिस पर आईटीसी बुक करने के बाद में जो 3B की एडजस्टमेंट एंट्री आप डालते हो पेमेंट की, उसमें आप आईटीसी अवेल करो, और उसमें आईटीसी जो आप अवेल कर रहे हो वो अवेलमेंट वाला आईटीसी आपको यहां पर शो करना है। जो आपने प्रोविजनल बेसिस पर आईटीसी बुक किया हुआ है उसको शो करने की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल जब करके दिखाऊंगा तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जीएसटीआर 9 के अंदर जो है, मैं दिखा देता हूँ, जीएसटीआर 9 में भी आपका आईटीसी यहां पर आता है, ये रहा आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर। और ये कहाँ से आता है? क्लेम जीएसटीआर 3B से ड्राइव होकर के ये चीज़ आती है। सो 3B में ऐसा भी तो होता है ना, 3B में काफ़ी बार सप्लायर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं करता तो वो हमारे 2B में नहीं आता और हम उसको क्लेम नहीं करते हैं। तो बुक्स के अंदर तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ही ना, तो बुक्स में जब उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कोई भी इनपुट तो उसको प्रोविजनल आईटीसी करके आप बुक किया करो, और जब फाइनल आप उसकी पेमेंट की एंट्री मारते हो तो प्रोविजनल से उसको कन्वर्ट कर लिया करो आईटीसी अवेल के अंदर या इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। तो वो वाली फिगर आपको यहाँ लेनी है, प्रोविजनल वाली जो है वो फिगर यहाँ पर आपको नहीं लेके चलनी है, ठीक है। और आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न आपका जीएसटीआर 9 का आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो डिफरेंस लेना है वो कौन सा लेना है, जो जीएसटीआर 9 में आईटीसी है और जो आपके बुक्स के अंदर आईटीसी आपने अवेल किया है। ध्यान रखिएगा बुक्स के अंदर यहाँ पे भी गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि वो जो आईटीसी बुक किया है वो यहाँ पर लेने लगता है। आईटीसी बुक जो किया है वो नहीं लेना है, आईटीसी जो उसमें से आपने अवेल किया है। आईटीसी बुक आप कब करते हो, आपके पास मान लीजिए 50 इनवॉइस आए तो 50 आईटीसी आपने क्या किए, मैंने आपको बताया ना प्रोविजनल बेसिस पर उनको बुक कर लो, लेकिन वो 50 इनवॉइसेस का आईटीसी क्या आप अवेल कर पाओगे, वो डिपेंड करता है कि वो 50 इनवॉइसेस क्या आपके जीएसटीआर 2B में आए हैं उस मंथ में या नहीं आए हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में वो आए हैं या नहीं आए हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर वो जाएंगे तो वो कहां पर डालना पड़ेगा, आईटीसी बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। वो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने बुक किए बट आप उसको क्लेम करोगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में, तो पॉइंट नंबर सी के अंदर आप उसको डालोगे एंड सी में डाल के वो आईटीसी आपका बुक्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी जो आपने करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है तो वो आपका हो जाएगा आईटीसी बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर बट क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, ठीक है। आईटीसी क्लेम आपका जीएसटी और अनरिकंसाइल कोई अमाउंट बचता है उसकी भी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर शॉर्ट आपने जो है वो क्या किया है, या तो एक्सेस आईटीसी अगर आपने क्लेम किया हुआ है, अनरिकंसाइल अमाउंट में कोई एक्सेस आईटीसी आता है तो आपको उसकी भी पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। पार्ट नंबर 14 के अंदर जो आपको देना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक्सपेंस वाइज जो है वो क्या देना पड़ता है, एक्सपेंस वाइज रिकंसिलिएशन, यहाँ पर आपको रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सपेंस वाइज आपको देना पड़ता है कि परचेज का कितना, फ्राइट का कितना, उसका कितना, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना क्लेम किया और आईटीसी अवेल कितना। ये ऑप्शनल टेबल होती है, आप इसको नहीं भी फाइल करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसी तरीके का कुछ जो है आपके क्लॉज 44 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐड किया गया है, वो आपकी मैंडेटरी फील्ड होता है, बट यहाँ पर ये ऑप्शनल फील्ड है अभी भी। 15 के अंदर आपको इसका रीजन देना पड़ता है। पार्ट 16 के अंदर जो है आपको देना पड़ता है कि टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस ऑफ आईटीसी। जैसे हमने टेबल नंबर 11 के अंदर देखा था, जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो हमारा टर्नओवर टैक्सेबल लायबिलिटी
और जो हमारा टैक्स पेबल बनता है उसमें जो भी जितना भी टैक्स आपको पे करना है वो टेबल 11 में दिखाना है। इसी तरीके से टेबल 16 के अंदर जो आईटीसी की वजह से आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है उसको आपको उसकी पेमेंट आपको यहाँ से करनी है। जो भी एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम किया है उसकी पेमेंट आप करेंगे। इंटरेस्ट और पेनल्टी भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आप डालेंगे। उसके बाद है लास्ट हमारा आता है एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। सो इस वाले पार्ट में जो आपकी एडिशनल लायबिलिटी बन रही है नॉन रिकंसिलेशन की वजह से, अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी एड ऑन लायबिलिटी बनती है तो वो आपको यहाँ पे करनी होती है रिस्पेक्टिव रेट्स के अंदर। अगर वो इंटरेस्ट इनपुट टैक्स आईटीसी की है तो आईटीसी में आपको पे करनी है, इंटरेस्ट की है इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में लेट फी एंड पेनल्टी आप यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा कोई एरएनएस रिफंड आपको जो है वो पे हो गया है तो वो उसकी लायबिलिटी भी आपको यहाँ से पे करनी होती है। एंड उसके अलावा कोई और लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी आप इस वाले पॉइंट में डाल करके आपको कैश लेजर से जो है वो टू बी पेड थ्रू कैश लेजर से वो सेट ऑफ करवानी होती है। सो गाइज ये हमने डिस्कस किया, एक ओवरव्यू लिया है हमने जीएसटीआर 9C फॉर्म का। सो गाइज आज के लिए इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूट्यूब पे आपको मिलेगा ये पार्ट ए जिसमें हमने डिस्कस किया पूरे फॉर्म को, बाकी आपको हमारे कोर्स के अंदर ये वाला पार्ट भी मिलेगा और साथ ही में नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस होंगे, प्रैक्टिकल चैलेंजेस होंगे, आपको एक्सेल में वर्किंग दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस है उसके अंदर आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए साथ ही साथ अगर आपने कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आपको अपडेट दे देता हूं। हमारा जो जीएसटी का कोर्स है वो ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। जीएसटीआर 9, 9C दोनों मैंने अपडेट कर दिए हैं उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। टीडीएस वाला कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है, अपडेशन के लिए जाने वाला है वो, तो उसकी अपडेट्स 15 से 20 दिन में टीडीएस का कोर्स भी पूरा अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही पूरा टीडीएस का कोर्स अपडेट होगा कोर्स के प्राइजेस जो हमारा जीएसटी आईटीआर टीडीएस का मेन कोर्स है उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, तो ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप जीएसटी आईटीआर टीडीएस को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसको भी डिटेल में समझना चाहते हैं, उनकी निटिग्रिटीज़ को, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fintechpro.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कोर्सेज़ के अंदर आप जाएंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर टीडीएस जिसकी अभी फीस है 3500 है, ये वाला कोर्स है टैक्स कॉम्बो लर्न जीएसटी आईटीआर टीडीएस प्रैक्टिकली 3500 है, बट जैसे ही अपडेट्स आ जाएंगी इसकी फीस 5000 से 5500 होने वाली है। तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों एक्सपेक्ट टैक्सेशन के। चलिए गाइज आज के सेशन में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेगा जहां पे मैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल वर्किंग और जो फाइलिंग होती है पोर्टल के ऊपर वो डिस्कस करूंगा जीएसटीआर 9C की। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।